हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। पार्ट नंबर 1 है, उसमें पढ़ेंगे। बेटा क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी का 99, एक्सरसाइज 5.1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। कहने का मतलब जी, एक टैक्सी का किराया है, जब आप उसके अंदर बैठे तो आपको 1 किलोमीटर चलने के 15 रुपये देने हैं। फिर उसने कहा उसकी कोई कंडीशन है। उसने कंडीशन क्या है कि यदि आप नेक्स्ट वाला किलोमीटर कवर करते हैं बेटा, तो उसके लिए वो कहता है फिर मैं आपसे 8 रुपये लूँगा। भाई पहली एक बार आप बैठे टैक्सी में, 1 किलोमीटर चले, लो जी ये टैक्सी है, देखो बेटा ये टैक्सी है, आप इसमें बैठे 1 किलोमीटर आप चले, आपका रुपये लगे बेटा यहाँ तक कितने, 15 रुपये आपको उसको देने हैं। ठीक है जी। फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप यदि अगला किलोमीटर चलना चाहते हैं तो मैं आपसे 15 रुपये नहीं लूँगा। नहीं, फिर कह रहा है मैं आपसे कितने रुपए लूँगा, 8 रुपये लूँगा बस। यहाँ कितना, अगले 1 किलोमीटर कितने रुपए लेगा, 8 रुपये। तो 15 पीछे वाले के, अगर वो यहाँ उतरता तो 15 तो पीछे वाले किलोमीटर के, 8 रुपये इस किलोमीटर के, कितने हो गए टोटल 15 + 8 कितने रुपये देगा। यहाँ पर शायद 2 किलोमीटर बाद उतरता तो वो बेटा आप वहाँ पे 23 रुपये देता है। वहाँ पे कितने रुपये देता, 23 रुपये देता। ठीक है। यदि वो मान लो 3 किलोमीटर के बाद टैक्सी से उतरता तो कितने रुपए देता सर, 15 किलोमीटर, 15 रुपये इस किलोमीटर के, 8 रुपये इस किलोमीटर के, और अगले 8 रुपये बेटा नेक्स्ट किलोमीटर के। ठीक है। तो अगले 8 इसके, तो कितने देता है यहाँ पर 23 + 8 कितने हो जाएंगे आपके बेटा 31। तो ये कह रहा है कि जो ये नंबर्स आए, क्या ये नंबर्स एपी के अंदर आए। देखो जी सर, पहला नंबर आया ये रुपीज़, पहला 15, उसके बाद आया 23, उसके बाद आया 31, और ऐसे चलते जाएगा। तो कह रहा है कि जो मनी के, जो मनी है ना ये रुपए, इससे जो नंबर्स है, इन नंबर से जो कलेक्शन आया, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो बच्चे आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करते हैं, यदि हर टर्म के बीच का गैप सेम हो। बहुत ध्यान से देखो, ये पहली वाली टर्म क्या है बेटा, मैं कहता हूँ इसको A1 बोल देते हैं। ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, A2 बोल देते हैं, सेकेंड टर्म। इसको बोल देते हैं A3 बोल देते हैं। ठीक है जी। अब मैंने कहा था गैप निकालने की कोशिश करना, आप टर्म्स के बीच में कोई भी लगातार कंजुगेटिव 2 टर्म उठाओ, आगे वाली में से पीछे वाली टर्म माइनस करोगे तो सेम डिफरेंस आना चाहिए हर केस में। तो मैं पहले A2 - A1 का गैप चेक किया बेटा मैंने, कितना आएगा 23 - 15। इस गैप को आप क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आई बेटा, यहाँ पर आपकी D की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 8 आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगली बार फिर यहाँ पे कितना आया, 8 का गैप आया दोनों टर्म के बीच में। अगला गैप चेक करते हैं बेटा, देखो तो अगला D, फिर से D और कैसे निकाल सकते हैं सर, यदि AP होगा तो A3 - A2 की वैल्यू भी D आनी चाहिए। देखो कितनी आ रही है, 31 - 23 कितना है बेटा, ये भी 8 आया। तो आपको दिख रहा है कि अगला भी निकालोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और वैसे आप लैंग्वेज पे फोकस करें कि हर एक किलोमीटर के बाद वो उसको 8 रुपये दे रहा है, मतलब हर बार 8 रुपये दे रहा है, तो 8 का गैप है बेटा। तो डेफिनेटली क्या है, नंबर्स 8 ऐड होकर आ रहा है। तो एक फिक्स नंबर क्या है, वो आपका 8 है। दैट मीन्स आपका D क्या है, 8 है। और वैसे आप देख सकते हैं हमने D सोल्व करके निकाला तो भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। कहने का मतलब जो कलेक्शन ऑफ दिस रुपीज़ है ना, ये जो सीक्वेंस बनी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है जी। तो ये आपका क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ये आपका पार्ट नंबर 1 था बेटा। ऐसे आप पार्ट नंबर 2 को रीड करेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या दे रखा बेटा, पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है। पार्ट नंबर 2 के अंदर, एक सेकंड बच्चे वेट करो, थोड़ा स्लाइड ऊपर करते हैं। पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसको समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कह रहा है एक टाइम है जिसके ऊपर सिलेंडर का जो एयर प्रेजेंट है, क्या हो रहा है, एक टी टाइम के ऊपर उस आपकी जो एयर का 1/4 पार्ट क्या होता है, निकल जाता है जब वैक्यूम पंप को निकालते हैं। तो क्या कह रहा है कि आपको जो ऐसे जो बचती हुई एयर जो टर्म्स आएंगी, उसकी वॉल्यूम की जो बचती जो एयर बची है, तो उसकी क्या वॉल्यूम की वो टर्म बनेगी, क्या वो टर्म्स एपी के अंदर बनेगी कि नहीं बनेगी। भाई मान लो कोई सिलेंडर है आपका, ठीक है, समझने की कोशिश करो बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिख देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 बेटा मैं लिख देता हूँ। क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time ये बात कही बेटा।
बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझें। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। मैं कहता हूँ बेटा कोई सिलेंडर है, ये लो सर, ये कोई सिलेंडर है फिलहाल, ठीक है। अब इस सिलेंडर के अंदर क्या है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, मैं कहता हूँ ये फुल भरा हुआ है, बिल्कुल एयर का फुल भरा हुआ है सिलेंडर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम मैं क्या बताऊँ, इसका वॉल्यूम कहता हूँ बेटा, मैं कहता हूँ इसका वॉल्यूम कितना है, V है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स, वैक्यूम पंप निकालते हैं तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग 1/5 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्या कह रहे हैं, रिमूव हो जाती है 1/4, इसका चौथा हिस्सा रिमूव हो जाएगा, इसका चौथा हिस्सा। बेटा मैं 4 पार्ट करता हूँ, पार्ट नंबर 1 2 3 4। अब जैसे वैक्यूम पंप निकालोगे तो एक पार्ट आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो कितनी एयर बचेगी, देखो जी अगले केस के अंदर, ये वाला केस देखो बेटा, यहाँ पर कितनी एयर बची, ये 4 हिस्से थे तो नीचे वाले 3 हिस्से में बचेगी ना, इधर ही बचेगी ना एयर, वो तो गायब हो गया। तो यहाँ भी अब ये कितना वॉल्यूम बचा, तो बहुत ध्यान से बताओ, इसके 4th पार्ट ये कितना रहेगा, ये कितना हिस्सा, चौथा हिस्सा रहेगा किसका, पूरे वॉल्यूम का, V वॉल्यूम का। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, 1/4 ऑफ V, मतलब 1/4 पार्ट V का। चलो अब ये गायब हो गया, ये निकल गया, रिमूव हो गई ये एयर, कितनी बची बेटा टोटल, तो टोटल में से 1/4 माइनस कर दो भाई टोटल तो V थी ना, उसका 1/4 निकल गया, एलसीएम लोग कितना आएगा बेटा, 3/4V बनेगा। अब ये बच गया आपका, तो ये एयर बची आपकी। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, कह रहा है जो रिमेनिंग एयर का फिर चौथा हिस्सा निकल जाएगा एक टी टाइम के बाद, रिमेनिंग जो एयर है उसका फिर चौथा हिस्सा निकल जाएगा। अब रिमेनिंग एयर कितनी है, ये है, ये जो बची इसके 4 हिस्से करने हैं, ये रिमेनिंग एयर है, कितनी है बेटा, ये मैं फिर बताता हूँ। अब देखो ये कितनी आई थी, ये किसकी आई थी, ये वैल्यू इसकी आई थी बेटा 3/4V। अब ये 3/4V है, अब इसका चौथा हिस्सा गायब करना है, तो 1 2 3 4, तो ये हिस्सा गायब करना है। इतनी एयर बची अब तीसरे टाइम पे, फिर वैक्यूम को रिमूव किया गया तो जितनी रहती है उसी का चौथा हिस्सा गायब होता है। तो रही कितनी थी, टोटल कितनी थी, ये टोटल 3/4V थी, उसका चौथा हिस्सा कितना होगा, ये होगा 1/4 ऑफ जो इस टोटल इसका चौथा हिस्सा। तो ये कितनी थी, 1/4 ऑफ किसका है, ये 3/4V बची थी, उसका है चौथा हिस्सा, ये हिस्सा गायब हो गया, मतलब 1/4 ऑफ 3/4V, मतलब 9/16। इतनी गैस रिमूव हुई टी टाइम के ऊपर। तो ये कितनी बची, ये वाली कितनी बची, ये वाली, ये बताओ मुझे, ये कितनी बची, ये वाली है बेटा, ये कितनी बची, सोच के बताओ। ये बची सर कितनी, सर टोटल तो थी आपकी, इसकी कितनी टोटल कितनी थी, 3/4V थी, उसमें से कितना गायब हो गया ये हिस्सा एक टाइम पे, 9/16 भी गायब हो गया। कितना बचेगा आपका, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, 16 और 12 - 3V, 12V - 3V कितना आएगा, ये आपका कितना 9V, तो कितना बचेगा बेटा, ये 3V/16, ये हिस्सा बचेगा। सही बात है। तो ये आपकी टर्म्स बना रहा है एपी, कह रहा है कि जो टर्म्स बनी है वॉल्यूम वाला, जो वॉल्यूम बचता है, क्या ये एपी के अंदर बचता है क्या। मैं फिर कह देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो V वॉल्यूम है, अब इसका चौथा हिस्सा गायब होगा तो बेटा 3/4 ही बचेगा, अब इसका चौथा हिस्सा गायब होगा। कई बच्चे समझते हैं पूरे का ही चौथा हिस्सा, मतलब या जो माइनस कर रहे हैं ना, 9/16 भी नहीं गायब करेंगे, या 1/4 भी गायब करेंगे ना, रिमेनिंग एयर का चौथा हिस्सा बेटा गायब होता है हमेशा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो रिमेनिंग का, ठीक है ना, रिमेनिंग वर्ड फोकस करो। तो टर्म्स क्या क्या बनी आपकी, V बनी, और क्या बनी, 1/4V बनी, उसके बाद क्या बनी, 3/16 बची, ठीक है। तो क्या रहा कि क्या ये टर्म्स एपी के अंदर होंगी, सर ये टर्म्स एपी के अंदर, चलो सर चेक कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट बेटा मैंने A1 कितनी, ऐसे चलते जाएंगे और टर्म्स आती जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले इन्हीं को चेक कर लेते हैं ध्यान से, क्या ये एपी के अंदर है या नहीं है। तो आप क्वेश्चन के अंदर लिखोगे कि टर्म्स ऑफ, तो एपी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सीक्वेंस क्या बनी नंबर्स की, V 1/4V 3V/16, ये आपकी बनी सीक्वेंस। तो आपको जानना है क्या ये एपी के अंदर होंगी, तो सर आप इसको A1 बोल दो, आपकी A1 क्या है, आप कहोगे A1 मेरी क्या है, V है। A2 कितनी है सर, 1/4V। A3 कितनी है सर, 3/16V, ऐसे चलती जा रही है। तो मैंने A2 - A1 करके, अगर ये देखो एपी के अंदर होगा तो क्या होगा, कोई भी 2 टर्म उठाओ लगातार, आगे वाली से पीछे वाली माइनस करो, जो कॉमन डिफरेंस होगा मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, सेम होना चाहिए हर पेयर के बीच में। तो A2 - A1 की वैल्यू सेम आनी चाहिए किसके, A3 - A2 के, किसके अगली किसके बराबर आनी चाहिए, A4 - A3 की भी सेम आनी चाहिए। तो आप निकाल के देखो, आप डी क्यू निकालो, हर केस में डी क्यू सेम आनी चाहिए। कितनी आएगी बेटा, 1/4V - V, कितना बचेगा, एलसीएम लोगे तो V - 4V/4, कितना बचेगा, माइनस का 3/4V बचेगा। चलो उसके बाद अगला फिर डी निकाल देखना बेटा, क्या करके
A3 माइनस A2 निकाल के देखना बेटा क्या आएगा। A3 माइनस A2 आपको बचेगा 3/16V माइनस 1/4V। कितना बचेगा बेटा? एलसीएम लोगे कितना आएगा आपका? 16 आएगा। 3V माइनस में कितना आएगा यहाँ पे? माइनस का 4V। कितना बचेगा आपका? माइनस का 1/16V। इस हिसाब से आपका बचता जाएगा। तो नहीं सर, ये तो बराबर नहीं आ रहे, अलग अलग आ गए तो डी। तो मतलब ये जो सीक्वेंस बनी ये AP नहीं होगी। क्लियर है? कहते हो दिस इज नॉट द AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए बेटा। जो रिमेनिंग एयर होता है उसका 1/4 हिस्सा रिमूव होता है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की मैं बात करता हूँ बेटे। पार्ट नंबर 3, ठीक है, पार्ट नंबर 3 आप पढ़िए क्वेश्चन के अंदर क्या किया उन्होंने। पार्ट नंबर 3 देखो बच्चे, जो पार्ट नंबर 3 है आपका, उसके अंदर आप स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 4 पार्ट आपके लैंग्वेज वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5.1 में। पार्ट नंबर 3 को पढ़ने की कोशिश कीजिए बेटा। क्या दे रखा है पार्ट नंबर 3? देखो भाई, पार्ट नंबर 3 क्या गिवन है बेटे, अभी लिख देते हैं, आप भी अपनी बुक के अंदर पढ़िए भाई। पार्ट नंबर 3 है बेटा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। डिगिंग मतलब खुदाई करना। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन लिखा हुआ था, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल 1 का 3rd पार्ट है ना। एक्सरसाइज 5.1 ही है भाई, 5.1 एक्सरसाइज NCERT, वही क्लास 10th क्लास की। ठीक है ना। तो कह रहा है कि 3rd पार्ट के अंदर दे रखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। वेल मीन्स बेटा कुआं, है ना। कुएं को खोदने की कॉस्ट बता रखी है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, comma when it cost 150 rupees 150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. देखो बेटा समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। क्या करें, कुआं खोदना भाई। और कुआं खोदने के लिए क्या करें बेटा कि आप जो डिगिंग मींस क्या होता है बेटा, कुआं खोदना होता है। ठीक है, तो कह रहे कुआं खोदने लग रहे हैं। तो कह रहे देखो सर, जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्या रहा है कि 150 रुपये है 1 मीटर खुदाई की, 150 रुपये। लो जी, अगला मीटर खुदाई की फिर 50 रुपये। मतलब अगले मीटर के लिए अगला 1 मीटर और खोद रहा है तो 150 नहीं ले रहा। केवल टैक्सी वाले जैसे सेम क्वेश्चन है। पहले वाले में क्या ले रहा है 150 रुपये, फिर अगले के लिए फिर 50, फिर अगले के लिए 50। तो कह रहा है कि जो आपका ये AP बनेंगे, ये कॉस्ट आएगी ऑफ डिगिंग वेल, ये AP बनेगी कि नहीं बनेगी, इस चीज़ को आपको चेक करना है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ डिगिंग AP बनेगी कि नहीं बनेगी, तो देखो सबसे पहले मान लो कुआं खोदो, इसने 1 मीटर खोदा कुआं। ठीक है भाई, 1 मीटर तक कुआं खोदा, पानी निकाल मतलब मिट्टी निकाल के साइड में रख दी। 1 मीटर तक है ना, 1 मीटर तक कुआं खोदा, कितने रुपए लगे 150। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब लिखने का तरीका क्या होगा, आप आंसर के अंदर कैसे लिखेंगे, आंसर के अंदर लिखेंगे सर देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, फिर नोट में ऐसे लिखना बेटा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए कितना होगा 150 रुपये। रुपये का साइन लगा दो बेटा ऐसे, ये रुपये का साइन है ना, ऐसे लिख दिया करो, 150 रुपये लग गए। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकंड मीटर के लिए दूसरा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर, 2 मीटर खोदेगा तो कितना रहेगा बेटा, पहले मीटर के 150 और 50 रुपये, देखो ये लिख रखा है, एंड राइजेस बाई 50 रुपीज ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हर एक अगले मीटर के लिए खुदाई करेगा तो 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे बेटा। तो क्या जाएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर के लिए, तो अगले 2 मीटर के लिए कितनी हो जाएगी खुदाई 150 तो पहले वाले मीटर के, और 50 अगले, कितने हो जाएंगे बेटा ₹200। ऐसे लगोगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर बेटा 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, वो कितने हो जाएंगे 150 प्लस 50 प्लस 50, सब्सिक्वेंट मतलब आगे वाले जितने मीटर खोदने हैं सबके लिए 50-50, तो कितनी आ जाएगी कॉस्ट ₹250 बच्चे। अच्छा सर चलो बहुत सही है। तो कह रहा है कि जो ये टर्म्स आई है कॉस्ट ऑफ डिगिंग
ये क्या ए पी के अंदर आएंगी? तो बेटा ध्यान से देखो, क्या टर्म आई पहली 150, उसके बाद वाली क्या आई बेटा आपकी 200, उसके बाद 250। करेक्ट, क्या ये टर्म्स आपकी ए पी के अंदर आएंगी क्या भाई? क्या ये टर्म्स आपके ए पी के अंदर आएंगे क्या? तो बेटा देखो पहले क्या ये A1 है, A1 कितनी है आपकी? बोलो A1 हमारी 150 है, A2 कितनी बेटा? A2 है 200 है, A3 कितनी है बच्चे? 250 है। चलो निकाल के देखते हैं भाई। हमने बेटा A2 माइनस A1 करके देखा, A2 माइनस A1 अगर देखो D की वैल्यू सारी सेम आ रही है, हर जगह से D की वैल्यू सेम आती मिली तो डेफिनेटली AP के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो A2 माइनस A1 निकाला कितना आएगा सर? 200 माइनस 150, हाँ जी बच्चों 50 आएगा। A3 ये किसकी वैल्यू आई है? D की वैल्यू होती थी ना आपकी, कॉमन डिफरेंस ऐसे निकलता था ये। अब अगली भी D की वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगले से भी, अगले टर्म्स के बीच से भी। तो देखिए कितना आएगा 250 माइनस 200 बच्चों कितना आएगा आपका? फिर 50 रुपीज़। सर ये भी सही है, मतलब आप निकालते जाएंगे आप तो 50-50 गैप आता जाएगा। वैसे भी दिख रहा है कि हर सब्सिक्वेंट मीटर के बाद 50 रुपये ले रहा है, तो 50 का गैप आ रहा है ना, मतलब अगली टर्म कैसे आ रही है? 50 जस्ट ऐड करके आ रही है। तो फिक्स नंबर हमें मिल गया ना, 50 मिल गया तो वो डी हो गया, तो मतलब 50 ही आना है डी बार बार। आपको फिक्स नंबर मिल गया, लैंग्वेज के अंदर मिल गया, आप ध्यान से देखें तो आप चेक करते जाएंगे तो इस हिसाब से ये क्या आएंगे? डी की वैल्यू हमेशा सेम आनी है। तो मतलब क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएंगे? 150 है ना, 200 बेटा 250, दीज टर्म्स आर इन किसके अंदर है? ए पी के अंदर है। ये आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। उसके बाद बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 की, ठीक है। पार्ट नंबर 4 को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया है पार्ट नंबर 4। देखो बेटा पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है, देखो पार्ट नंबर 4 के अंदर बताता हूँ आपको क्या गिवन है। देखो जी, देखो बेटा पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है? पार्ट नंबर 4 के अंदर गिवन है आपका कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ एवरी ईयर। आप इसको क्वेश्चन बुक को निकालो बेटा, रीड करो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को रीड करो भाई। करेक्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो बेटा क्या कह रहा था? अमाउंट ऑफ मनी, पार्ट नंबर 3 है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है बेटा ये। द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, इन द अकाउंट every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% पर एनम। देखो बेटा ध्यान से देखो, आपको यहाँ पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट आप छोटे क्लास में पढ़ते थे बेटे। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका कि नॉर्मली जैसे आपने, मैं कहता हूँ आपको, मैंने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझो इस चीज़ को, 2 टाइप की इंटरेस्ट लगते हैं, सिंपल और कंपाउंड। देखो मैं कहता हूँ मैंने आपको 100 रुपये दिए और मैंने सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आपको दिए, मैंने कितने रुपीज़ दिए आपको? 100 रुपीज़ दिए। मैं कहता हूँ इसका सिंपल इंटरेस्ट 2% के हिसाब से, और मैं हर साल में आपसे 2% ब्याज ले रहा हूँ, बस बहुत कम कॉस्ट है, हर साल में 2%। मतलब आपको पहली साल आप मेरे से लेके गए 100 रुपये, ठीक है भाई। दूसरी साल आप जब मेरे को रुपए लौटाने आओगे तो 100 रुपये तो मेरे दोगे, प्लस में मैं कहता हूँ 2% ऑफ माई 100 रुपीज़, ये मेरा ब्याज है, आपने मेरे रुपए यूज़ किए, आप इतना और करो। तो आप 100 तो मेरे को ये दोगे, प्लस में 2% ऑफ 100 तो कितना हो जाएगा? 2/100, 8 to 100, तो 2% कितना हो रहा है यहाँ पे? 2 ही हो जा रहा है। कितने रुपए दोगे आप मेरे को? 100 + 2, 102 रुपये दोगे। यदि मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे, किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पे आपसे रुपीज़ लिए। फिर आप तीसरी साल आओगे, फिर आप, मैं कहूँगा देखो 100 रुपये तो मेरे थे ही थे, 2 रुपये तो आपके क्या हो गए? पिछली साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही 2 रुपये फिर एक साल और हो गया,
भाई 2 रुपये तो आपको 1 साल से 2 साल तक 1 साल रखने पर 2 रुपये फिर आपको आगे तो कितने हो गए, आपको 104 रुपये दोगे आप मेरे को टोटल 30 अगर आपको आप पहली साल दूसरी साल मेरे पास आए तो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आप मेरे के लिए पहली स्टेज ये थी कि आप मेरे से रुपए लेके 100, 1 साल बाद आए 1 ईयर बाद तो आपने मेरे को कितने रुपए दिए, 102 रुपये दिए। उसके बाद आप मेरे को फिर अगली 2 साल क्या बोलते हैं 2 ईयर के बाद आए तो आपको 2 रुपये तो पिछले साल का ब्याज, 2 रुपये इस साल का, कितने 104 रुपये दिए। इस चीज़ को समझो। लेकिन मैं बात करता हूँ यहीं पे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की। वो क्या करेगा, वो करेगा, सुनो भाई आपने 100 रुपये तो लिए, 1 साल का 2% की बात कर रहा हूँ, आपने 100 रुपये 1 साल बाद आओगे मेरे को, 1 साल बाद आए, लो सर लो मेरे वापस रुपये वापस ले लो सर, मैं कहूँगा देख 100 रुपये तो मेरे दो प्लस में 2% तो आप मेरे 100 का दो, 2% आप ये दोगे। चलो सर पहली साल तो कोई डिफरेंस नहीं आया, लो सर 100 तो ये ले लिए प्लस 2 कितने हो गए 102। तो मतलब 1 साल में तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम बात थी। लेकिन फिर आप उसके बाद 1 साल बाद मान लो यहाँ भी नहीं दे पाए, फिर आप मेरे को 1 साल बाद आते हो, मतलब टोटल कितने साल हो जाएंगी, 2 साल हो जाएंगी। तो अब मैं 100 रुपये तो कौन से लूँगा, मेरे थे वो, प्लस में मैं आपसे किसका इंटरेस्ट लूँगा, मेरे 102 रुपये का ब्याज लूँगा, क्योंकि आपको पिछले मेरे को 102 रुपये देने थे तो मैं 102 का ब्याज लूँगा बेटा। ये ध्यान रखना इस चीज़ को, कितने का, 102 का। तो 102 रुपये तो मेरे हो चुके थे, सॉरी 102 तो मेरे हो चुके थे, प्लस में 102 रुपये का मैं क्या लूँगा आपसे, 2% ऑफ किसका, यहाँ पे 2% ऑफ 102 लूँगा मैं आपसे। यहाँ पर क्या था, मैंने आपसे 102 तो लिए ही लिए क्योंकि मेरे 1 साल तो हो चुकी थी ऑलरेडी, 2 साल आए तो, और 2 रुपये मैंने किसका लिया, 2% ऑफ मैंने आपसे ये 100 का लिया। तो यहाँ से कितना बना था आपका, 102 प्लस 2 कितना बना था, 104 रुपये बने थे। लेकिन यहाँ करूँगा 102 तो मेरे को देने थे, प्लस 2% ऑफ 102 दो आप अगले साल। 100 नहीं यहाँ पे, मतलब ब्याज पर ब्याज लगा देना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा देना। तो ये आपको डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो इस किस्म के अंदर यही गिवन है, कह रहा है कि आपने हर साल में आपसे कितना अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। एनम का मतलब बेटा 1 साल की बात करते हैं। तो आपने 10,000 रुपये लिए, कोई समस्या नहीं, ये आपका क्या प्रिंसिपल है, इतने रुपए तो मैंने आपको दिए ही दिए, 8% पर दिए। तो पहली साल 1 साल मतलब पहली साल आपको मैं कहता हूँ 1 साल बाद, 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 मतलब फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। पहली साल कितने रुपए दोगे आप, सर 10,000 तो आपसे लेके थे वो लो, प्लस 8% ऑफ 10,000 उसका ब्याज ले लो। चलो मैंने कोई बात नहीं, तो क्या हो गया सर 10,000 तो हो ही गए, प्लस 8% ऑफ 10,000 कितना आ जाएगा, 8% ऑफ 10,000 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। परसेंट कट के नीचे 100 आ जाता है बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, 2 से 2 कट गया, आपका कितना है 800 आ गया। तो 10,000 प्लस 800, तो आप रुपए दोगे कितना, 10,800 रुपये दोगे, ये पहली साल। लेकिन आप मान लो 1 साल देने में कामयाब नहीं रहे, आप नहीं दे पाए 1 साल बाद मेरे को, आप कहते हो सर मैं 2 साल बाद आके आपको रुपए दूंगा। तो बेटा अब कितने रुपए हो गए मेरे को 1 साल तक, तो आपके 10,800 तो हो गए। सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं, दूसरी साल आप नहीं दे पाए, दूसरी साल देने आए मेरे को, तो बेटा 10,800 तो मेरे हो ही चुके, ये तो 1 साल बाद हो चुके थे। अब 10,800 रुपये आपने मेरे 1 साल के लिए और रखे, कहने का मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आपका जो 8% ऑफ किसका होगा बेटा, 10,800 का होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। यदि यहीं पर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता, यहाँ पर 8% ऑफ 10,000 शुरू में लिए थे उसी का ही लगता। लेकिन अब क्या करेगा, जो मेरा ब्याज लग चुका उसको मैं अपना रुपये मान रहा हूँ, और उसका मैं आपसे क्या ले रहा हूँ, 8% ले रहा हूँ। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इस ब्याज का 800 रुपये ब्याज के नहीं, इसके अंदर उसका 8% और निकाल के ऐड कर दे रहे हैं। अगर मान लो सिंपल इंटरेस्ट होता तो यहाँ पे 10,000 रुपये लेते उसी का ब्याज चलता रहता। लेकिन अब क्या कर रहा है, अगर ब्याज पर ब्याज लगता जा रहा है, देखो 10,000 थे पर 800 ब्याज हुआ 10,800, अब ब्याज के ऊपर 800, अब 10,800 उस पर फिर ब्याज लगा दिया, ये फिर इंटरेस्ट हो गया उस पर। तो कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 10,800 रुपीज़, तो ये हो जाएंगे बेटा प्लस 8/100 इंटू 10,800, ये रुपीज़ हो जाएंगे। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो ये कितना हो जाएगा, 10,800 प्लस इस करना 4 6 कैरी हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, सीधा देख लो ना, 864 आ जाएगा ना आपका, ठीक है। 100 की 8 से 800 और 8 की 8 के 64, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा बेटा, ये 46611। ये रुपये आपको देने पड़ेंगे दूसरी साल। पहली साल 10,000 रुपये ले गए थे, पहली टर्म ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी। तो 3 टर्म लिख के ही चेक कर लेते हैं। पहली आपकी टर्म क्या हो जाएगी बेटा 10,000, तो आवर AP क्या हो जाएगी, आवर AP इज कितनी हो जाएगी 10,000। अगला क्या हो जाएगा 10,800, अगली टर्म क्या हो जाएगी 11,664। तो ये मेरी A1 है, दिस इज माई A1,
दिस इज माई A2 एंड दिस इज माई A3। तो बात करता हूँ बेटा A2 माइनस A1 की बात करता हूँ, कितना आएगा 10,800 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा 800 रुपये आएगा। मैं बात करता हूँ A3 माइनस A2 की बात करता हूँ, ये कितना आएगा 11,664 माइनस 10,800 कितना कह पाएगा बेटा, ये 800 तो आने से रहा, 200 इधर रह गया, इधर 864 रुपीज़ आया। तो गैप अलग अलग आ रहा है आपका, है ना, सेम नहीं आ रहा डी। कहने का मतलब ये जो रुपीज़ थे, रुपीज़ क्या हुए बेटा, ये AP नहीं बना रहे, तो दिस इज़ नॉट ऑन AP, तो दिस इज़ नॉट एन AP, ये जो AP नहीं बन पाएंगे। बात समझ में आई? तो ये आपका था जो गिवन डाटा था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा फिर अपना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है लिखा हुआ कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, स्टार्टिंग की 4 टर्म ऑफ द AP की स्टार्टिंग की 4 टर्म बतानी है। व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन, आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दे रखी है। तो पार्ट नंबर 1 क्या गिवन है, करें यदि A की वैल्यू 10 है और आपकी D की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, तो AP की स्टार्टिंग की 4 टर्म बताओ। बच्चे पहली टर्म क्या होगी, कहोगे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी A हो जाएगी, वो तो क्या होगी 10 आपकी A1 हो गई, ठीक है। A2 क्या आएगी बेटा आपकी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, A2 क्या आएगी आपकी A प्लस D करके आती है, कितनी आएगी 10 प्लस D भी कितना 10, 20 आ जाएगी। A3 मैंने आपको बताया था, A3 कैसे आता था बेटा आपका, A3 आता था A प्लस 2D करके आता था, तो A की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। और A4 कितना आएगा बेटा आपका A प्लस 3D करके आएगा, A की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 10 कितना आएगा 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 ये आपकी। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म क्या क्या आई, A1 10 आई, A2 कितनी आई 20 आई, A3 कितनी आई 30, A4 कितनी आई बेटा 40 आई। ये भी क्या आई आपकी स्टार्टिंग की 4 टर्म आई। ऐसे सेकंड पार्ट के अंदर आपका गिवन है पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 के अंदर गिवन है बेटा, ये आपको पता है ना इन सब चीज़ों का कि A1 क्या होता था, A ही होता था। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, देखो A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे लास्ट मैंने आपको बताया था A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो मैंने कहा था ना ये आपकी A1 होती है, ये पहली टर्म होती है, ये आपकी A2 होती है, मैंने आपको बताया था ये आपकी क्या होती है थर्ड टर्म A3 होती है, ये आपकी क्या होती है बेटा nth टर्म होती है, मैंने आपको बताया था, याद करो इस चीज़ को। तो सेम वही चीज़ें मैंने निकाली है, A और D की होता तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म की वैल्यू, ठीक है। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या किया बेटा, यदि आपकी A की वैल्यू कितनी है बच्चों -2 है और आपकी D की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। स्पेशली बताता हूँ जिस AP के अंदर D की वैल्यू 0 होती है उस AP को हम कांस्टेंट AP कहते हैं। एंड AP इन विच द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज 0 देन सच टाइप ऑफ AP इज कॉल्ड कांस्टेंट AP, क्योंकि उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता, सेम नंबर रहते हैं। आप बेसिक इसके अंदर देख लेना बेटा, देखो क्या हो जाएगा आपकी A1 निकालेंगे, A1 तो क्या होगी सर A होगी, वो कितनी आई -2, A2 कितनी आएगी सर A प्लस D करके आएगी, तो A कितना सर -2 प्लस 0 कितनी आएगी -2 आएगी। A3 क्या होती है, A3 देखो सर A3 A प्लस 2D करके आती है, तो वो कितनी आएगी -2 प्लस 2 इंटू D कितना बेटा 0, तो ये आ जाए कितना 2 प्लस 0 -2 प्लस 0 कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है ना। आपको A1 A2 A3 याद करने का तरीका देख लो, क्या A प्लस जितना सफिक्स होता है मतलब थर्ड टर्म तो 2D आता है, फोर्थ टर्म आएगा 3D करके आएगा। या फिर आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो आपने फॉर्मूला मैंने बताया ना लास्ट में, n की वैल्यू क्या होती है बेटा A प्लस n माइनस 1 इंटू D होती है। आप देखें कि n की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा आपका A1 आएगा, आपको दिख रहा है, रखना A1 कितना आएगा A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 0D, तो कितना आया A आया तो 0 हो जाएगा, तो कितना आया A आया A1। तो ऐसे आप A2 की फॉर्मूला दिखाओ तो A2 का फॉर्मूला क्या आएगा, इनकी जगह 2 रख दो, क्या आएगा इनकी जगह 2 रखने पर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, तो कितना आएगा A प्लस 1 इंटू D, तो A प्लस D आया A2, ठीक है। ऐसे A3 कितना आएगा, इनकी जगह 3 रख दो, तो A प्लस 3 रखोगे 3 माइनस 1 2, तो A प्लस 2D। तो ऐसे आते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है ना, इससे आ जाते हैं। ऐसे सोच लो आप, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ठीक है ना। तो आप अभी बता दो कि सारे के सारे A1 A2 A3 निकला क्या आ रहे हैं आपके A1 A2, फोर्थ और बतानी है, 4 टर्म बतानी है, तो ये फिर कितना आएगा A प्लस 3D करके आएगा। A कितना बेटा आपका -2 प्लस 3 इंटू D कितना है 0, तो -2 प्लस 0 कितना आएगा बेटा -2 आएगा, दिस इज योर A4। तो 4 टर्म आ गई, A1 -2 आई, A2 -2 आई, A3 -2, ये भी क्या है -2 आई, चारों टर्म सेम आई। मैंने आपको पहले बताया था यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपकी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 होती है तो वो कैसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद पार्ट नंबर 3 गिवन है, कह रहे यदि A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू -3 है तो आप स्टार्टिंग की 4 टर्म निकाल के बताओ बेटे।
ठीक है जी। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। इसको लिखता हूँ A1 था, ये अपना A2 था, ये अपना A3 था और ये अपना A था, ठीक है। पार्ट नंबर, आप इसके अंदर पार्ट नंबर देखो बेटा, कौन सा नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट नंबर 3 पार्ट क्या है बेटा, A की वैल्यू क्या दे रखी है 4, 4 दे रखी है, D की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के, ये और D दे रखा है। कह रहा है कि आप इस AP की 4 टर्म बताओ, आपको दिख रहा है पहली क्या होगी 4, अगली टर्म क्या आएगी D ऐड करके आएगी, कितनी आएगी 1 आएगी, अगली -2 आएगी। लिख के देखो, कुछ नहीं बेटा, लिखो सिंपली। तो आप क्या कहोगे सर मेरी A1 की वैल्यू तो कितनी होती है, A होती है, वो कितनी आ जाएगी 4। A2 की वैल्यू कितनी होती है सर मेरी A प्लस D होती है, वो कितनी आएगी, A कितना बेटा आपका 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है -3, कितना आ जाएगा 4 और प्लस माइनस -3 विच इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपने A3 निकाला बेटा, A3 कितना होता था A प्लस 2D होता था, A कितना आएगा 4 प्लस 2 इंटू -3, कितना जाएगा 4 माइनस 6, कितना आ जाएगा -2। एंड A4 कितना आ जाएगा बेटा आपका, A4 आएगा A प्लस 3 इंटू D, कितना आएगा 4 प्लस 3 इंटू -3, कितना आ जाएगा 4 माइनस 9, कितना आएगा -5, ठीक है। A4 आ जाएगी, तो आपकी टर्म हो गई बस, ठीक है, इनफ है इतना ही, A4 A1 A2 A3, ठीक है बेटा। तो ये आपकी A1 आएगी, ये आपकी A2 आएगी, ये आपकी A3 आएगी, ये आपकी A4 आएगी, ठीक है। चलो, तो अच्छा ये आपकी क्या आई बेटा, आपकी AP आई। इसमें सीखने की बात क्या है, जब आपकी D की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्या होती है, D की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो जो AP निकलती है वो डिक्रीजिंग AP आती है। ध्यान से देखो, घटती हुई, डिक्रीज होती हुई AP आती है, सही बात है ना, यही सीखने की थी। तो आपको वैसे आप किस नोट बता दूँ मैं आपको, नोट क्या है बेटा, यदि D की वैल्यू क्या होती है आपकी इक्वल टू 0 होती है, नोट डाल के लिख लो बेशक आप। अभी हमने देखा D की वैल्यू 0 थी, तो इसका मतलब क्या होती है, सिंपलाइज AP क्या थी, कॉन्स्टेंट थी, कॉन्स्टेंट AP मतलब टर्म्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, हमने क्या देखा, यदि D की वैल्यू लेस देन 0 होती थी, सिंपलाइज AP इज डिक्रीजिंग, ऐसे साइन बनाता है डिक्रीजिंग का, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ। थर्ड क्या था, अगर आपका बेटा आप थर्ड ये हो जाएगा, यदि D क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो AP क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी, AP इज इंक्रीजिंग आ जाएगी। क्लियर है स्टोरी, आपको फील हो रहा होगा ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ओके बच्चों। उसके बाद आपका अगला पार्ट नंबर 4 है कि A की वैल्यू कितनी है आपकी, पार्ट नंबर 4 के अंदर आपको बेटा गिवन है कि A की वैल्यू आपकी -1 है, D की वैल्यू हाफ है। A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू क्या है आपकी हाफ है, आपको बतानी है AP की 4 टर्म बतानी है। देखो बेटा, अगले पार्ट के अंदर गिवन है कि द वैल्यू ऑफ AP, क्वेश्चन नंबर 2 का ही, और पार्ट नंबर आपका कौन सा है, 4th पार्ट है, ठीक है। सेम एक्सरसाइज 5.1 NCERT क्लास 10 है ना। देखो भाई क्या है बेटा कि पार्ट नंबर 4 के अंदर गिवन है कि A की वैल्यू आपकी कितनी है -1 और D की वैल्यू कितनी है हाफ। A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू हाफ है, AP की स्टार्टिंग की 4 टर्म बतानी है। पहली टर्म क्या होगी बेटा, वो A1 होगी, A1 कितनी होगी, A के बराबर होती है, वो -1 है। A2 क्या होती है बेटा, A प्लस D करके आती है, A आपका -1 है, D हाफ है, कितना हो जाएगी, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेना 2, इधर क्या आ जाएगा -2 + 1, तो -1/2। A3 आप निकालेंगे बच्चे, तो A3 कितना आएगा आपका, A प्लस 2D करके आएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, A प्लस 2D करके आएगा, तो -1 + 2 इंटू D की वैल्यू हाफ, कट करोगे कितना आ जाएगा आपका, -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। A4 आप निकालेंगे बेटा, वो क्या होगा आपका, A4 क्या होगा, A प्लस 3D होगा। देखो ना सारे ऊपर लिख रखे हैं, आपको याद भी होंगे अभी तक A4 कैसे निकलती है, AN वाले फॉर्म मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको, ठीक है। तो A कितना बेटा, -1 + 3 इंटू D कितना हाफ, क्या वैल्यू आएगी बच्चों, ये -1 + 3/2, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है, AP है, ठीक है ना। इसकी पहली टर्म क्या है -1, अगली टर्म क्या है -2, अगली 0, उससे अगली क्या 1/, ये AP की टर्म है, 4 टर्म बतानी थी, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पार्ट नंबर 5, देखो इसके अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, उसके अंदर गिवन है कि इफ़ A इज इक्वल टू क्या है, -1.25 है, एंड D की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, -0.25 है। आपको क्या बतानी है, इस AP की आपको स्टार्टिंग की 4 टर्म बतानी है। दिख रहा है D नेगेटिव है ना, D नेगेटिव तो डिक्रीजिंग AP आएगी, आप देख लेना घटते हुए नंबर आएंगे, ठीक है। तो A कितना बेटा आपका, A1 पहली टर्म क्या आएगी, A होती है, वो कितनी हो जाएगी, गिवन है -1.25। A2 आपकी क्या होती है, आप जानते हैं A2 होती है बेटा A प्लस D होती है, तो कितनी आएगी, A कितना है, -1.25 + D की वैल्यू कितनी है,
-0.25, तो ये कितना हो जाएगा -1.25 -0.25 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1.5। जीरो लिखो तो लिख दो, वरना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, डेसिमल के बाद 1.5 बोल सकते हैं। A3 आपकी क्या आएगी बेटा, A3 टर्म आएगी आपकी A+2D करके आएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपका A कितना गिवन है बेटा, A -1.25 गिवन है, प्लस D की वैल्यू कितनी है -0.25, ठीक है, और 2 टाइम D, तो ये कितना हो जाएगा बेटा -1.25 और कितना हो जाएगा -0.5, तो कितना आ जाएगा -1.75। अगली मैं A4 टर्म की बात करता हूँ बेटा, A4 टर्म क्या हो जाएगी, A+3D आ जाएगी। तो A कितना बेटा आपका माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.25 माइनस 0.75, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो रही है बेटा आपकी, क्या AP की 4 टर्म आई, पहली टर्म क्या आई -1.25, अगली टर्म -1.50, अगली -1.75, अगली क्या आई -2 आई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। अभी उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि जो AP दे रखी है आपको, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखा है इसने कि फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि जितनी भी AP दे रखी है, जितने पार्ट्स है, सब में आप इसको क्या बताओ, पहली वाली टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस निकाल के बताओ बेटा। मैंने आपको फिर कहा कि AP की जो सबसे पहली टर्म क्या होती है, जो सबसे पहले दी होगी, सिंपल सी बात है, सोचना ही नहीं है, ठीक है भाई। देखो बेटा क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस write the first term and common difference पार्ट नंबर जो 1 है उसके अंदर पूछा कि इसके बारे में, ये AP 3, 1, -1 और -3, ऐसे 4 टर्म दे रखिए। उसके बाद इसने कहा कि इस AP की आप पहली वाली टर्म बताइए बेटा और कॉमन डिफरेंस बताइए। प्यारे बच्चों आप जानते हैं पहली टर्म क्या होती है, जो सबसे पहले गिवन होगी, मैं बताता हूँ। ये आपकी क्या है, A1 क्या है आपकी यहाँ पर 3 है, आपकी A2 की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, A3 की वैल्यू कितनी है -1 है, और A4 की वैल्यू कितनी है -3 है। ये 4 AP की टर्म गिवन है। तो पहली टर्म तो क्या आपकी A1 क्या होती है, पहली वाली टर्म, जिसको आप AB बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, AB बोल देते हैं, ठीक है। और आपका कॉमन डिफरेंस क्या बेटा, जब मैंने कहा था AP के अंदर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी लगातार 2 टर्म उठा लीजिए, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म, आगे वाली में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं, तो आपके पास D की वैल्यू आती है, कॉमन डिफरेंस की आती है। मैंने पहली और दूसरी लगातार 2 टर्म उठा ली है, तो मेरे D की वैल्यू क्या आएगी बेटा A2 - A1 कर। तो A2 कितना है मेरा 1, A1 मेरा कितना है -3 है, तो कितना जाएगा -2, ये मेरा क्या आएगा कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलो बच्चों, सोचने की बात इसमें क्या है कि यदि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है तो आप देख रहे हैं कि AP कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी, देखो घटते हुए नंबर लिखे हुए 3, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं ऐसे। पार्ट नंबर जो 2 है उसके अंदर दे रखा कि A की वैल्यू कितनी है आपकी -2, D की वैल्यू आपकी 0 है, सॉरी आपकी क्या ये नहीं है, आपका वो ये सेकंड क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 2, पहली टर्म -5, -1, 3 और 7 ये दे रखा है। कह रहा है कि इस AP की पहली टर्म बताओ, तो पहली टर्म तो बेटा क्या हो जाएगी आपकी -5, ये आपकी क्या हो जाएगी, पहली टर्म हो जाएगी। तो A कितनी हो जाएगी आपकी, A1 बोल दो, कितनी आ जाएगी -5, और D निकालना था कॉमन डिफरेंस, को कैसे निकालेंगे बेटा A2 - A1 करके। तो सेकंड टर्म आपकी क्या है, आपकी -1 है, और पहली टर्म कितनी आपकी -5 है, तो -1 और माइनस में -5, ये माइनस प्लस की गलती ना कर दे बेटा, ठीक है। -1 + 5 कितना आएगा 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 4 का है, क्लियर है। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है कि आपकी AP गिवन है आपकी 1/3, अगली टर्म गिवन है आपकी 5/3, उसके बाद है 9/3, उसका अगली है 13/3, ऐसे टर्म्स गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा कि इस AP की पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी बेटा A1 तो आपकी हो जाएगी 1/3, और कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा बेटा A2 - A1 करके होता है, वो कितना आ जाएगा आपका 5/3 - 1/3, कितना आ जाएगा बेटा वो आपका 4/3 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद पार्ट नंबर 4 जो गिवन है बेटा, पार्ट नंबर 4 क्या गिवन आपके पास, पार्ट नंबर 4 के अंदर जो एपी है वो दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ऐसे ही आपकी एपी गिवन है। ठीक है, करेगी इस एपी की आप पहली टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो बेटा पहली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, इस एपी की पहली टर्म आपकी ए हो जाएगी या A1 हो जाएगी, A1 बोल दो या ए बोल दो, पहली टर्म को क्या आएगी 0.6 आएगी। और कॉमन डिफरेंस में कैसे निकालता हूँ, A2 माइनस A1 करके निकाल लेता हूँ। ठीक है, कितना आएगा 1.7 माइनस में 0.6, कितना आएगा बेटा फिर वो चीज़ 1.1, ये आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एपी, पहले चेक करो कौन सी वाली एपी है। उसके बाद का इफ़ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी को फॉर्म करते हैं, नंबर्स लिखे हुए जो सीक्वेंस में ये एपी को फॉर्म करते हैं, तो एक कॉमन लगा लिखा हुआ है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस बताइए एंड राइट द मोर 3 टर्म्स, 3 टर्म और लिख के बताइए आप। ठीक है, चलो बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको पार्ट नंबर 1 करते हैं बेटा। मैं फिर बताता हूँ क्या क्या पूछा, पहले पहला पार्ट तो क्या क्या बेटा चेक करवाया है। मैं क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूँ क्या गिवन है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4, उसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन से एपीज हैं। उसके बाद कहा कि इफ दे फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी को फॉर्म करते हैं, कोमा फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट मोर एंड राइट 3 more terms, 3 more terms। देखो बच्चे क्या गिवन है कि पहले तो आपको चेक करना है एपी है या नहीं, उसके बाद यदि एपी है देन फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको आगे की 3 टर्म बतानी है। देखो बेटा पार्ट नंबर 1 करता हूँ मैं। देखो पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या गिवन है, ये है सीक्वेंस 2 4 8 16 नंबर्स की सीक्वेंस गिवन है। चेक करना पहले बेटा ये एपी है या नहीं। तो पहले 4 टर्म है, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की, A4 की, चारों की वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद सबके बीच का गैप चेक करेंगे जितनी भी गिवन क्वांटिटीज है। यदि वो सेम आता है, डिफरेंस मतलब गैप मतलब वो डिफरेंस चेक करेंगे, सेम आता है तो ये एपी होगी। ठीक है, तो बेटा A1 तो कितनी है आपकी यहाँ पर 2 है, A2 कितनी है आपकी 4 है, A3 कितनी बेटा 8 है, A4 कितनी है 16 है। यदि ये एपी होगी तो आपके क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1 की वैल्यू बराबर आनी चाहिए किसके, A3 माइनस A2 के, बराबर आनी चाहिए A4 माइनस A3 के। मतलब ये सारी किसकी वैल्यूज होती थी, ये डी की वैल्यू होती थी, ये सेम आनी चाहिए। तो आप A2 माइनस A1 करके निकालोगे सर 4 माइनस 2, कितनी वैल्यू आई आपकी, कितनी आई 2 वैल्यू आई। आप कहोगे सर ये तो कितनी वैल्यू आ रही है 2 आ रही है। चलो उसके बाद आप एक चेक करोगे बेटा, उसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू चेक करोगे कितनी आएगी 8 माइनस 4, ये कितनी आ रही है बेटा आपकी 4 आ रहा है इनका डिफरेंस। तो ख़त्म। यहाँ से देखो आप प्रॉपर वे से और दोबारा से इसको ऐसे लिख के देख लो, आपको ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। वरना आप A2 माइनस A1 आप निकालोगे तो कितना आ रहा है आपका A2 माइनस A1 तो सर 4 माइनस 2 आ रहा है, कितना है 2 आया। तो यहाँ से तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 2 आया। और A3 माइनस A2 से मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू देख रहा हूँ, अगर ये 2 ही आ रही है तो सही बात है, अदरवाइज गलत है, ये पी नहीं होगी। तो 8 माइनस 4 यहाँ से 4 आया, तो ये अलग अलग आया ना बेटा, गैप अलग अलग आ रहा है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस कितना 2 का है, इन दोनों में 4 का गैप है। तो मतलब ये एपी नहीं होगी, दिस इज़ नॉट एन एपी, बिकॉज आप लिख दोगे दिस इज़ नॉट एन एपी, दिस इज़ नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। क्यों, बिकॉज सर A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। आगे वाले तो चेक ही नहीं करनी जब स्टार्टिंग के 2 का गैप अलग आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है बेटा, सेकंड पार्ट में क्या रखा है कि 2,5/2, 2,5/2, उसके बाद लिखा हुआ 3 और 7/2। आपको इनमें से चेक करना है कि ये वाली सीक्वेंस है क्या ये एपी है या नहीं। फिर आप क्या कहोगे, सर A1 मेरी क्या है 2 है, A2 मेरी क्या है 5/2 है, और A3 मेरी कितनी है बेटा 3 है, A4 की वैल्यू कितनी है 7/2 है।
अब हम चेक कर लेते हैं गैप टर्म्स के बीच का, ठीक, कॉमन डिफरेंस, ये डी सेम आता है तो ए पी, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने A2 माइनस डी की वैल्यू मैंने ऐसे यहाँ से निकाली, दो A1 A2 से, तो कितनी आएगी A2 माइनस A1 करके आएगी, वो कितनी आएगी 5/2 माइनस 2। मैंने एलसीएम लिया बेटा, कितना आएगा 5/2 माइनस 2/1, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 4 1/2 आया। चलो पहला गैप। उसके बाद मैं उसकी क्या बोलते हैं आपका डी निकालता हूँ A3 माइनस A2 से। तो A3 माइनस A2 से, यहाँ से A2 A2 3 से डी निकाला, A2 और A3 से कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 3 माइनस 5/2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेना इसके बाद, तो एलसीएम लोगे तो 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1/2 आ रहा है, ठीक है। अगला गैप और चेक करूँगा मैं किसका, अगला डी A4 माइनस A3 से चेक करूँगा, A4 माइनस A3। तो मेरी A4 क्या, फोर्थ टर्म ये है ना बेटा, 7/2 माइनस A3 कितना 3, तो एलसीएम लूँगा कितना आएगा 2, 7 माइनस 6, ये कितना है 1/2। आपने देखा आपकी डी की वैल्यू A1 A2 से निकाली तो भी सेम आई, A2 A3 से निकाली तब भी सेम आई, और A3 A4 से निकाली तब भी सेम आई। कहने का मतलब ये जो गिवन टर्म्स दे रखी है किसके अंदर है, AP के अंदर है। उसके बाद कहा कि इफ़ दे फॉर्म एन AP, तो लिखोगे दिस इज एन AP। आगे क्या लिखोगे आप लिखोगे दिस फॉर्म एन AP। आपका लिखने का आगे तरीका क्या होगा, आप लिख के बताएंगे, देखो सर आगे आप लिखेंगे कि जो आपका 2, 5/2, 3, 7/2 क्या करता है, फॉर्म एन AP, ये AP को फॉर्म करता है, ठीक है, दिस फॉर्म एन AP। नाउ नेक्स्ट टर्म, 4 टर्म तो है, तो नाउ A5 क्या आएगा बेटा, मैंने कहा था AP की अगली टर्म कैसे आती है, जस्ट उस D को ऐड करके आती है। वह इन सब के बीच में हाफ ऐड करके आ रहा है, ये हाफ ऐड करके आ रहा है, तो क्या आएगा, हाफ ऐड कर दो अगली टर्म आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या करो, जो फोर्थ टर्म थी उसके अंदर क्या ऐड कर दो, हाफ ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, फोर्थ टर्म कितनी बेटा आपकी 7/2, उसके अंदर आपने हाफ ऐड किया तो कितना आएगा अगली टर्म 8/2, एलसीएम लेने के बाद 4 आएगा। और कैसे निकाल सकते हैं, और मैंने पहले आपको फॉर्मूला बता रखा है, A5 का क्या होता है, A + 4 × D होता है। तो A कितना बेटा आपका यहाँ पे 2 + 4 × D कितना है 1/2, तो कितना आ जाएगा 2 + ये 2 से 2 2 4, तो 2 + 2 ये तब भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी 4 आएगा, ठीक है। ऐसे हम A6 निकालेंगे, तो A6 कैसे आ जाएगा आपका, या तो इस तरीके से निकालो, A5 में हाफ ऐड कर दो, मतलब A5 में D ऐड कर दो, तो A6 आ जाएगा, या इस फॉर्मूले से निकाल लो। तो A6 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, AD की फॉर्म में A + 5D होता है। तो ये कितना आएगा आपका बेटा, A कितना आपका 2, 5 और D कितना बेटा आपका 1/2, तो 2 + 5/2 कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 4 + 5 कितना आ जाएगा 9/2, खत्म। ऐसे आप A7 और निकाल के बताना था, तो A7 कितना हो जाएगा बेटा आपका A + 6D, तो A कितना आपका वही आपका 2 है बेटा, + 6D की वैल्यू कितनी आपकी हाफ है, कितना है 2 3 6, तो 2 + 3 कितनी आएगी आपकी वैल्यू अगली 5 आएगी। तो आगे की 3 टर्म बतानी थी, तो ये मेरी आ गई A5 की वैल्यू, ये मेरी आ गई किसकी A6 की, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई बेटा A7 की, बस खत्म। तो अगली टर्म क्या हो जाएंगी इस AP की, जो AP की अगली टर्म क्या होगी, 6 टर्म क्या होगी आप बताएंगे कितनी आएगी सर, वो 4 आएगी, उससे अगली आएगी 9/2, उससे अगली क्या आएगी 5 आएगी, ठीक है। तो ऐसे बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट के अंदर बात करता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। देखो भाई एक्सरसाइज अपनी 5.1 चल रही है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर जो टर्म्स दे रखी है वो दे रखी है -1.2, ठीक है। उसके बाद दे रखा -3.2, -5.2, -7.2। थर्ड क्वेश्चन है बेटा क्या है, -1.2, अगली दे रखी है आपकी -3.2, अगली टर्म दे रखी है -5.2, अगली टर्म दे रखी है -7.2, ये दे रखी है भाई, ये आपकी चलती जा रही है। तो बच्चे बहुत ध्यान से देखो, आप यहां से A1 देखो क्या है आपका, A1 कितना है -1.2 सॉरी, और आपका A2 कितना बेटा यहाँ पे -3.2, और A3 आपका है -5.2, और A4 टर्म कितनी गिवन है बेटा -7। पहले तो चेक कर लो क्या ये AP है या नहीं है। तो पहले A1 A2 से D निकाल के देखता हूँ, A1 - A2 करके कितना है बेटा वो -1.2 और माइनस में -3.2, कितना आ जाएगा बेटा -1.2 + 3.2 कितना आएगा बेटा, ये चीज़ 2 आएगी। अगला D निकालता हूँ मैं A3 - A2 से, तो ये कितना आएगा A3 -5.2 माइनस में -3.2, क्या आ जाएगा बेटा वो -5.2 + 3.2 कितना आएगी वो वैल्यू
-2 ही आएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 5/2, या आगे उल्टा लिख दिया बेटा, A2 - A1 आएगा नहीं, A1 - A2 नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। तो आएगा माइनस का 3.2 और माइनस का 1.2, तो ये हो जाएगा आपका -3.2 और प्लस 1.2 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला D निकालेंगे बेटा, A4 - A3 करके निकालेंगे। कितना आएगा, A4 है माइनस का 7.2 और माइनस में A3 कितना आ जाएगा, माइनस का 5.2। ये कितना होगा बेटा, -7.2 प्लस 5.2 कितना आएगा, ये -2 आएगा। तो आपने D निकाल के देखा, सर A2 - A1 भी -2 आया, A3 - A2 भी -2 आया और A4 - A3 भी -2 आया। इसका मतलब ये टर्म्स क्या है, सबका डिफरेंस क्या है, सबके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 का डिफरेंस आ रहा है सबके बीच में। मतलब -2 ऐड करने के बाद अगली टर्म आ रही है। तो ये क्या AP के अंदर होगी, ठीक है। तो दिस इज़ एन AP, क्या लिखोगे, दिस इज़ एन AP। उसने कहा यदि AP थी तो आगे की टर्म बताओ। तो 4 टर्म है, 5th टर्म निकालनी है, कैसी आएगी, या तो 4th टर्म में D ऐड कर दो, या फॉर्मूला लगाया था मैंने आपको बताया था A + 4D, ठीक है ना। तो क्या आएगा, आप जानते नहीं बेटा कहाँ से निकल रही है वैल्यू, आप मैंने पहले बताया था n का फॉर्मूला क्या आएगा, A + n - 1 × D करके आएगा सीधा, ठीक है ना, ऐसे आएगा। तो आपने मान लो A5 निकालते इनकी जगह 5 रखो तो क्या आएगा, A + 4D आएगा। इनकी जगह देखो 5 रखा, 5 रखेंगे तो A + 5 - 1 × D मतलब A + 4D आएगा। तो आपकी बच्चों A की वैल्यू कितनी है, -1.2 प्लस 4 × D की वैल्यू कितनी बेटा, -2, तो आएगी -1.2 प्लस 8 है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आपकी आ जाएगी माइनस प्लस का, ये कितना आ जाएगी आपकी A + 4D आएगी, तो माइनस का 8 आएगा यहाँ पे, तो माइनस का 9.2 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका A5 आ जाएगा। ऐसे ही A6 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, A + 5D आएगी। तो A कितना बच्चों आपका A है -1.2 प्लस 5 × D कितना बेटा, D आपका वही -2 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.2 -10 कितना आ जाएगा, माइनस का 11.2। उसके बाद A7 और निकाल देते हैं, लास्ट टाइम आपकी A7 कितनी आ जाएगी, A + 6D आएगी बेटा। तो A कितना आपका, A कितना बेटा, माइनस का 1.2 प्लस 6 × D कितना, -2। तो ये आएगी -1.2 - 12 कितनी आ जाएगी, माइनस का 13.2। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, A7 आएगी, A7। तो आगे के 3 टर्म बतानी थी, तो ये तीनों टर्म आपकी आ चुकी है बच्चों, ठीक है। A5 A6 A7 ये आपको बताना था, यदि AP के अंदर थी तो वो आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, आप अगला पार्ट पढ़ेंगे, ये पार्ट आपका 3rd था बेटा। 4th पार्ट पढ़ेंगे आप। 4th पार्ट के अंदर आपको ये चेक करना है क्या फॉलोइंग गिवन AP है। तो देखो 4th पार्ट के अंदर क्या गिवन आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ -10 - 6 - 2 और 2। बहुत ध्यान से देखें, जो पार्ट नंबर बेटा आपका 4th है उसके अंदर लिखा हुआ है -10 -6 और -2। देखो जी 4th पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा, वहाँ लिखा हुआ आपका -10 -6 -2 और 2। आपको चेक करना है क्या ये AP है या नहीं है। तो आप इसको चेक करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखो। तो A1 कितना आपका बच्चों, आप कहोगे सर देखो हमारा A1 की वैल्यू -10 है, सर हमारे A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -6 है, A3 का जो वैल्यू है वो अपना -2 है, और A4 का जो वैल्यू है वो अपना 2 है। बोलो यही बात बोलेगी बेटा। A1 A2 A3 4 टर्म दे रखी है। अब ये सीक्वेंस अभी AP नहीं बोलूँगा, AP कब बोलूँगा, जब सब टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, पहली 2 टर्म से कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूँ। D A2 - A1 करके आता है का, देखते हैं D की वैल्यू क्या आती है। तो -10 - -6 कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगी -10 + 6, ये वैल्यू आएगी -4। क्लियर है बच्चों। अगला निकालते हैं D A3 - A2 करके। तो अगला D निकालेंगे बेटा, A3 - A2 करके निकालते हैं, वो कितना आएगा, -2 -6। ये कितना हो जाएगा बच्चे, सॉरी हाँ ये आएगा आपका, पहले मैंने -6 करा था, ये उल्टा लिख दिया ना। ये आएगा -6 -10 A2 - A1 ना, तो -6 + 10 ये वाली कितनी आएगी आपकी, 4 आएगी। अब A3 - A2 करता हूँ तो -2 माइनस में -6, तो क्या आएगा, -2 + 6, ये भी क्या आया, 4 आया, यहाँ से भी D। अगला D निकालते बेटा, A4 - A3 करके निकालते हैं। तो A4 कितना आपका 2 है, माइनस में -2 कितना आ जाएगा, 2 + 2 बेटा 4 आ जाएगा। कहने का मतलब आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4 आया। चलो ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपने देखा, जब आपने A2 - A1 करके निकाला, A3 - A2 करके निकाला, A4 - A3 करके निकाला, आपका कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आया है, मतलब D की वैल्यू। तो कहने का मतलब जो फॉलोइंग सीक्वेंस जो नंबर की कलेक्शन दे रखा है, ये क्या है, AP है। तो आप लिख दो कि दिस इज एन AP, ये क्या है, AP है, दिस इज एन AP,
ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आपको टर्म निकालनी थी आगे की, उसके बाद का इफ द फॉलोइंग फॉर्म AP देन फाइंड देन मोर 3 टर्म बतानी है आगे की। डी तो अपना कितना 4 हो गया है, डी पूछा था, डी 4 हो गया। आगे की 3 टर्म निकालते हैं बेटा। या तो क्या करो कि इस टर्म के अंदर डी ऐड कर दो, अगली टर्म आ जाएगी, फिर डी ऐड करो, अगली आ जाएगी। या फिर आप फॉर्मूला जानते थे AN वाला, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। इसका यूज़ करो। मान लो A5 निकालना तो इनकी जगह 5 रखो, तो A5 की वैल्यू कितनी आएगी, A + 4D करके आती है बेटा। और A की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा, A1 आपका A होता है, तो -10 + 4 इंटू डी कितना बेटा आपका 4 है, तो आएगी -10 + 16, वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6 आएगी A5 की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे A6 निकालनी है बच्चों, तो A6 कितना आएगा, A + 5D करके आएगा। तो A की वैल्यू कितनी बेटा आपकी -10 है और +5 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, तो -10 + 20 कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। दिस इज़ योर A6। उसके बाद बात करते हैं बेटा A7 की बात करते हैं। A7 कितना आ जाएगा आपका, A + 6D करके आएगा। ठीक है बच्चों, तो A कितना है आपका -10 + 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 4 है, तो -10 + कितना आ जाएगा 24, तो ये कितनी वैल्यू आएगी 14 आएगी आपकी A किसकी 7 की वैल्यू। तो ये आपकी A6 की 5 की वैल्यू 6 आई, A6 की वैल्यू 10 आई, A7 की वैल्यू 14 आई। आगे की 3 टर्म मैंने बता दी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके बच्चों। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, 5th पार्ट है। 5th पार्ट के अंदर आपको क्या गिवन है बेटा, 5th पार्ट के अंदर थोड़ा रूट के अंदर आपको टर्म्स गिवन है ना बेटे, रूट के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट के अंदर है तो सिंपली थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए रूट की, और रूट की नॉलेज होगी तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस आपको रूट में से रूट को माइनस करना आना चाहिए, कैसे माइनस होता है, सेम फॉर्म के अंदर होते हैं तो माइनस हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, देखो बेटा 5th पार्ट, 5th पार्ट दे रखा है 3 + √2, उसके बाद दे रखा 3 + 2 √2, इसके बाद 3 + 3√2। ये AP के टर्म्स है, आपको बताना है क्या ये AP है या नहीं। यदि AP है तो आप कॉमन डिफरेंस बताओ, और आगे की आपको 3 टर्म बतानी है। देखो बच्चों, आपकी पहली टर्म दिस इज़ योर A1, दिस इज़ योर A1 बेटा, और ये आपकी क्या है, दिस इज़ योर A2 एंड दिस वन इज़ योर A3 टर्म। थर्ड टर्म है इसकी सीक्वेंस की, अभी सीक्वेंस बोलूँगा, इसको AP नहीं बोलूँगा बेटा। अभी तो मुझे चेक करना, तो फिलहाल तो मैं इसको सीक्वेंस ही बोलूँगा। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो मैं इसको AP बोलूँगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, D निकालने की कोशिश करता हूँ। D पहली 2 टर्म से निकालता हूँ, A2 - A1 करके। कितनी वैल्यू आएगी बेटा, 3 + √2 - 3। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आप 3 + √2 - 3, 3 से 3 कट के आपकी √2 वैल्यू आई। चलो अभी अगली 2 टर्म और उठाते हैं, A2 और A3, वहाँ से हम D निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपका D कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपका A3 - A2 करके आएगा। तो कितना आएगा आपका 3 + 2 √2। देखो भाई 3 + 2 √2 माइनस में 3 + √2 बेटा, माइनस के साइन को ओपन करेंगे ब्रैकेट को, क्या आएगा 3 + 2 √2 - 3 - √2। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 2 √2 - √2। अब इसको कैसे करना है बेटा, इसको देखो √2 × 1 करके लिख लो। ये क्या लिखा हुआ है 2 × √2 लिखा हुआ है, तो आप √2 कॉमन ले लो बच्चे, तो क्या बचेगा 2 - 1, क्या बचेगा √2 × 1, तो क्या बचा √2 ही बचा। सही बात है, ऐसे आपको रूट को हैंडल करना है। अगला आप D निकालेंगे बेटा A4 - A3 करके। नेक्स्ट D निकालेंगे A4 - A3 करके। वो क्या बेटा, A4 टर्म क्या आपकी 3 + 3 √2, 3 + 3 √2 है, और A3 टर्म कितनी बेटा आपकी 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 है। वो आप साइन इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 + 2 3 √2 - 3 - 2 √2, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 आपका बचेगा 3 √2 - 2 √2। बेटा आप √2 वही बाहर ले लिया, तो आगे कितना बच गया 3 बच गया, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, इधर क्या बच गया 2 बच गया। दैट मीन्स √2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया बेटा 1, कितना आया √2 ही आया। चलो अगला आप A4 - A3, ठीक है, तो आपने तीनों से निकाला, A2 A1 से आपने निकाला, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा D की वैल्यू यहाँ भी √2 आ रही है, A2 A3 से भी √2 आ रही है, A4 A3 से भी √2 आ रही है, मतलब हाँ ये गिवन जो नंबर की सीक्वेंस है ये AP है। अब मुझे निकालनी है अगली 5 टर्म 6 टर्म और 7 टर्म, तो मैं A5 टर्म बेटा निकालता हूँ। A5 टर्म वो क्या आ गई, क्या आपकी होगी बेटा A + 4D होगी। ठीक है, आपका A कितना क्यों बेटा 3 + 4 इंटू D कितना है √2, तो टर्म यही आ जाएगी 3 + 4 √2 आपकी 3 + 4 √2। दिस इज योर कौन सी टर्म बेटा A5 टर्म, मतलब 5th टर्म। और 6th टर्म क्या आएगी बेटा आपकी A + 5D होती है, तो वो कितना हो जाएगा, A आपका बच्चे कितना है 3 है,
प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 डी कितना है √2, तो कितना आ जाएगा 3 + 5 √2 आपकी 6 टर्म आ जाएगी। 7th टर्म कैसे आएगी, ऐसे ही a + 6d आएगी, ये आपका 3 है तो 6 और d इतना √2 है तो 3 + 6 √2 आपकी 7th टर्म आ जाएगी। तो ये आपकी टर्म हो जाएंगी बेटे 6 टर्म, 7th टर्म, 5th 6th और 7th टर्म आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपको आगे की तीनों टर्म बतानी है, ठीक है बेटा। ये आपका पार्ट नंबर 5 था। उसके बाद पार्ट नंबर 6 की मैं बात करता हूँ। पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या गिवन है, 0.2, 0.22, 0.3 टाइम 2, ये आपको दे रखा है, चेक करना क्या ये एपी है या नहीं, ठीक है बेटे। तो पार्ट नंबर 6 करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो जी, तो मैं पहले इनको लिख देता हूँ, जो टर्म्स आपकी लिखी हुई है इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो एपी बनाता है नहीं बनाता है। तो 6th पार्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्सरसाइज 5.9, 5.1 और क्लास 10th अपनी की चल रही है। तो पार्ट नंबर 6 आपके पास गिवन है बच्चे। पार्ट नंबर 6 के अंदर गिवन है 0.2, अगली टर्म क्या दे रखी है 0.22, डबल टू कहने का मतलब, उस अगली टर्म में 0.222 ऐसे चलती जा रही है। बेटा बहुत अच्छे से देखे तो इसको पता है, आपको पता है कि डेसिमल के बाद कितने ही जीरो लगा लो कोई समस्या नहीं है। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ 0.200। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ बेटा 0.220 करके, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0. ये तो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 3 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब चेक करो क्या ए पी है या नहीं है। तो ये मेरी पहली टर्म है बेटा, ये आपकी मेरी क्या है A1 है, ये मेरी क्या है बच्चों A2 है, उसके बाद ये मेरी क्या है नेक्स्ट ये A3 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है A1 A2 A3 गिवन है, मैं D निकालता हूँ। D क्या आएगा आपका, स्टार्टिंग की दो टर्म्स निकालता हूँ A2 - A1 से, तो 0.220 में से मुझे माइनस करना 0.200, कितना बचेगा बेटा 0.02 बचेगा आपका, ठीक है। 0 लगा लो, आपको फॉर्म दिखनी तो ठीक है। अगला D निकालूँ मैं बेटा, A3 - A2 से निकाला D, वो निकाल देखा तो 0.222 से मैंने माइनस किया 0.220, तो कितना बचेगा बेटा ये 0.002 बचेगा। तो ये मेरा अलग अलग बच रहा है, ठीक है ना। आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, इधर ही डिफरेंस अलग अलग है। देखो ना, इसके बाद 0 के बाद इंपॉर्टेंस नहीं होती, एक तो बचा 0.2, एक बचा 0.002। कहने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरी चीज़ AP नहीं बनेगी। क्यों, आप कहोगे देखो सर मेरी A3 - A2 है ना, यही मेरी बराबर नहीं आई A2 - A1 के, दिस इम्प्लाइज दिस इज़ नॉट एन AP। तो ये तो AP है नहीं, ठीक है, नॉट एन AP, ये मेरी AP नहीं है। आप कंफ्यूज होता आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, माइनस करके बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, माइनस करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये मेरी AP नहीं है। उसके बाद क्या बेटा, अगला मेरा पार्ट है पार्ट नंबर 7, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन अपने पास कि -12 और -12 है, चलती जा रही टर्म्स। फिर चेक करो क्या ये AP है या नहीं। बेटा मैंने पहले भी क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस किया था, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि सारी टर्म सेम है, तो मतलब ये कांस्टेंट AP मिलेगी ज़रूर। आप डिफरेंस चेक करने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंस भी आपको क्या मिलेगा, सेम सा ही मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर मैं आपको देखो A1 क्या है, ये मेरी A1 है बेटे, ये मेरी A1 की वैल्यू है, ये मेरी A2 की वैल्यू है बेटा, ये मेरी A3 थर्ड टर्म है, ये मेरी A4 की वैल्यू है, ध्यान से देखे तो, ठीक है। तो मैं कॉमन डिफरेंस चेक करने की कोशिश करता हूँ, यदि सभी के बीच में सेम कॉमन डिफरेंस है टर्म्स के बीच का, तो ये AP के अंदर हो जाएगी। आप देखना आएगा भाई कि 0 आएगा बेटा, ध्यान से देखना आप। D = A2 - A1, A1 A2 से मैंने निकाला, दोनों से यूज़ करके D निकाला तो A2 - A1 करके निकलता है। तो -12 -12 ये कितना हो जाएगा बेटा, -12 + ½ ये क्या आया 0 आया बेटा। ऐसे में अगला फिर D निकालता हूँ सेकंड और थर्ड टर्म का यूज़ करके, तो कैसे निकलेगा A3 - A2 करके निकलेगा। तो कितना आएगा बेटा -12 -12 वो कितना हो जाएगा -12 + ½ वो फिर 0 आना है। ऐसे आगे भी 0 आता जाना है, ठीक है। तो आपका D क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बेटा D 0 आ रहा है तो ये कौन सी AP है, कांस्टेंट AP है पहली बात तो, ठीक है। और आपका ये AP तो होगी, कौन सी होगी, कांस्टेंट होगी। आपको आगे टर्म बतानी है बेटा, A4 तक है, 3 टर्म आगे बतानी है। मैं A5 निकाल के बताता हूँ बच्चों, ठीक है। आपको A5 टर्म क्या आएगी, आप जानते हैं सर A + 4D करके आएगी, या फिर सिंपली आप इस टर्म के अंदर 0 ऐड करके निकाल लो तो भी -½ आना, और यहाँ से निकालो तो भी ½ आना। देखो A - ½ + 4 × D की वैल्यू 0, तो वही -½ आ जाना, क्योंकि 4 × 0 तो 0 हो जाएगा। ऐसे A6 निकालोगे बेटा, वो भी कितने आएगी A + 5D, वो भी अब कितना आना है -½ + 5 × 0, तो कितना आना बेटा, वो भी आपका -½ ही आना है। उसके बाद आप A7 निकालोगे तो वो भी कितना आएगा बेटा A + 6D करके आएगा आगे की तीनों टर्म। तो तीनों की तीनों टर्म आगे क्या आएगी, सेम आपकी क्या आएंगे बेटा, सेम आएंगे। तो ये भी क्या है -½ है, तो सारी की सारी टर्म आपकी क्या आई, सेम आई। तो क्योंकि कांस्टेंट AP थी, आपको पता है D 0 होता है तो टर्म सेम आती है, या फिर टर्म सेम हो तो D क्या होता है, 0 होता है। आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है।
अगला इसी का पार्ट है, क्योंकि पार्ट नंबर 8 है, ठीक है। ये मैंने 8th पार्ट डिस्कस कर दिया बेटा, ये 8th पार्ट डिस्कस कर दिया। पार्ट नंबर 7 करता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये पार्ट नंबर 7 के अंदर लिखा था 0 -4 -8 -12, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, ये पहले 8th मैंने डिस्कस कर दिया, अभी ये 7th, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मेरी A1 है बेटा, ये अपने A2 की वैल्यू है -4, A3 की वैल्यू है कितनी बेटा -8, A4 की वैल्यू है -12। तो D निकालते हैं जी, पहली दो टर्म से A2 -A1। तो A2 -A1 कितना आएगा बेटा, -4 माइनस का 0 कितना आया, -4 आया। अगला D निकालते हैं सेकंड और थर्ड टर्म को यूज़ करके, A3 -A2 कितना आएगा बेटा, -8 माइनस ऑफ -4 कितना आएगा, -8 + 4, ये आएगा बेटा -4। उसके बाद D निकालते हैं A4 और थर्ड को निकल के, तो क्या आएगा A4 -A3, तो ये कितना आएगा बेटा -12 माइनस ऑफ -8, ये आ जाएगा -12 और +8 कितना आएगा, -4 ही आएगा। कहने का मतलब आपका D देख रहे हैं आप, 1 और 2 टर्म को यूज़ करके निकाला तो भी कितना -4 आया, इन दोनों से भी -4 आया, इन दोनों से -4 आया। कहने का मतलब D आपका सेम आ रहा है टर्म्स के बीच में, इसके मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये सेम है आपका सभी टर्म्स के बीच में, मतलब क्या होगी, ये सीक्वेंस है नंबर्स की, क्या होगी, AP होगी। तो लिख दोगे दिस इम्प्लाइज इट इज़ एन AP। अगर ये AP है तो बेटा क्या करोगे, आपको अगली टर्म क्या निकालनी है, अगली टर्म आपको आगे की 3 टर्म बतानी है। तो बेटा क्या करें, हम A5 निकाल लेते हैं। A5 क्या आएगा बेटा आपका, A5 आपका आएगा सर, वो आएगा A + 4D करके आएगा जी, ठीक है। A कितना है बेटा आपका 0 + 4 × D कितना आपका -4 कितना आएगा, -16 आएगा, ठीक है। 5th टर्म आएगी -16। आप 6th टर्म भी निकाल सकते हैं, वो कितना आएगी बेटा, A + 5D करके आएगी। A कितना है 0 + 5 × D कितना -4 कितना आएगा बेटा, वो -20 आएगा आपका A6, ठीक है। A6 टर्म आई। A7th टर्म क्या आएगी बेटा आपकी, A + 6D करके आएगी, तो वो कितना आएगा, A कितना आपका बेटा 0 + 6D की वैल्यू कितनी है, -4 कितना आएगा, -24। तो ये आपका 7th टर्म आई, A7 -24, ठीक है। तो आपकी 3 टर्म बताने दिए, ठीक है बेटे। तो आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट हो चुका है। 9th पार्ट देखते बेटा, 9th पार्ट आप ध्यान से देखेंगे। 9th पार्ट के अंदर आपको क्या गिवन है बेटा, पार्ट नंबर जो 9th है उसके अंदर लिखा हुआ है कि AP की टर्म है वो 13927 है, नहीं सीक्वेंस की टर्म है, फिलहाल आपको चेक करनी है AP है या नहीं, ठीक है। AP अभी नहीं बोलेंगे जब तक D सेम ना आए। तो 1 3 उसके बाद 9 27 चेक करो क्या ये AP है नहीं है बेटा। ये आपकी A1 सेम, दिस इज़ योर A1, ये बेटा आपकी A2 हो जाएगी, ये आपकी A3 हो जाएगी, थर्ड टर्म, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4th टर्म। आपने D चेक करने को इसकी A1 A2 टर्म से, तो कैसे आएगा, D आएगा आपका A2 - A1, आपका D निकल के आएगा बेटा A2 - A1 कितना आएगा, 3 - 1 मतलब 2 आएगा। अगला आपका D निकल के आएगा A3 - A2 करके आएगा, वो कितना आएगा बेटा 9 - 3 मतलब 6 आएगा, सही बात है। अगला D फिर निकाल लेते हैं 4th और 3rd टर्म में से, तो क्या आएगा D अगला A4 - A3, अगला D क्या आएगा आपका A4 - का A3, तो वो कितना आएगा बेटा 20। यही आगे निकालने की जरूरत है नहीं, वैसे सुनो निकालने की जरूरत है नहीं, क्यों, अलग अलग वैल्यू आई ना D की, खत्म, दिस इज नॉट एन AP। क्या लिखोगे आप, लिखोगे A3 - A2 की जब मैंने वैल्यू निकाली, इन दोनों का गैप कॉमन डिफरेंस वो बराबर नहीं आया जो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स के अंदर कॉमन डिफरेंस था, बस एक ही मिल जाए, एक बार इन नोट इक्वल आ जाए तो नॉट AP, आगे निकालना नहीं है, दिस इज नॉट एन AP, ठीक है, नॉट एन AP। उसके बाद बेटा अगला पार्ट आपका 10th पार्ट, उसकी टर्म आपको गिवन है 10th पार्ट की A 2A 3A 4A, ठीक है। इस प्रकार से आपको गिवन है, आपको चेक करके बताना है क्या वो AP है, सीक्वेंस है कि ये सीक्वेंस देखिए क्या है, सीक्वेंस AP बनेगी। यदि AP है तो आप कॉमन डिफरेंस बताओ और आप आगे की 3 टर्म बताओ। तो क्या दे रखा, आपकी टर्म्स दे रखी थी पार्ट नंबर 10th के अंदर A 2A 3A 4A ऐसे दे रखी, ठीक है बेटा। तो आपकी ये आपकी क्या A1 है, ये आपकी बेटा A2 है, ये आपकी A3 है और ये आपकी क्या बेटे A4 है, ठीक है बच्चों। अभी आपको क्या करना है, सर एक काम करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं पहले। तो आप D की वैल्यू पहले स्टार्टिंग की 2 टर्म से निकालते हैं, A2 - A1 क्या आएगा, A2 की वैल्यू 2 है, A1 की वैल्यू A है, कितना आएगा A आएगा। चलो अगली D की वैल्यू सेकंड और थर्ड टर्म से निकालते हैं, तो क्या आएगा A3 - A2 करके, वो कितना आएगा 3A - 2A बेटा, कितना आएगा वो वैल्यू आपकी, वो वैल्यू आ जाएगी सर अपनी, सीधी सी बात है A आ जाएगी। उसके बाद आप अगला D निकालेंगे, A4 - A3 करके निकाला आपने, जितनी गिवन है सबकी निकाला करो बेटा, ठीक है, जब तक सेम आता रहे तब तक, ठीक है। ये आया आपका A आया, तो आपका D सेम आ रहा है, क्या आ रहा है D आपका क्या आ रहा है A आ रहा है, हाँ। तो दिस इज एन AP, क्या आएगी, दिस इज एन AP, ये क्या है AP है, अच्छा AP है। तो निकालो बेटा अगली टर्म निकालो, क्या A5 टर्म निकालो, तो A5 उस आगे की 3 टर्म निकलवाइए, देखो लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो कितना आएगा D, तो A आ गया।
फाइंड द राइट द मोर 3 मोर टर्म्स, तो अपने A5 निकालेंगे बेटा। A5 कितना आएगा आप जानते हैं, A प्लस 4D करके आएगा, या फिर फोर्थ टर्म में आपका जो D आया है उसको ऐड कर दो। A कितना आपका बेटा, A मतलब पहली टर्म आपकी कितनी A ही है, प्लस 4D की वैल्यू कितनी है, A ही है, तो कितना आएगा 1, A प्लस 4 कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। ऐसे आपका A6 क्या आएगा, A प्लस 5D करके आएगा, तो वो कितना आएगा, A भी आपका A ही है, पहली टर्म A ही है, प्लस 5D कितना, D भी आपका A ही है, कितना आ जाएगा 6A आ जाएगा। फिर वो ऐसे A7 आपकी क्या आएगी बेटा, A प्लस 6D करके आएगी, तो आपका वही A प्लस 6A कितना आएगा 7 आ जाएगी। तो ये आपकी टर्म्स आ जाएंगी। क्लियर स्टोरी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। उसके बाद हम निकालने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर टर्म्स कैसे दे रखी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर टर्म्स दे रखी है आपके स्क्वायर की फॉर्म में दे रखी है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 11 के अंदर आपको क्या गिवन है, पार्ट नंबर 11 के अंदर आपको लिखा हुआ है कि टर्म्स आपकी स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है बेटा, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, इस हिसाब से आपके टर्म्स गिवन है। ठीक है बच्चों, अभी आप क्या करना, चेक करना क्या ये AP है नहीं है। A1 तो कितना आपकी पहली टर्म, तो बेटा ये आपकी पहली टर्म A1, ये आपकी बेटा दूसरी टर्म है A2, ये आपकी तीसरी टर्म है A3 और ये आपकी फोर्थ टर्म है A4। आप D निकालोगे A2 माइनस A1, वो कितना आएगा A स्क्वायर माइनस A करके आएगा। इसको और अच्छे सोल्व करते क्या है, A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 बचेगा, मतलब इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। अगला D निकालते हैं, A3 माइनस A2 करके निकालते हैं बेटा, वो कितना आएगा आपका, A3 कितना किया उन्हें A क्यूब दे रखा है, ये कितना A स्क्वायर किया है, तो A में कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा आपका A स्क्वायर माइनस 1, और आप A स्क्वायर माइनस 1 को बेटा क्या लिख लो, A इंटू A स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख लो, 1 का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्म लगाएंगे क्या होता है बेटा, A प्लस B A माइनस 3, तो A प्लस 1 A माइनस 1। तो बहुत ध्यान से देखो, पहली टर्म से तो डी ये निकल के आया, अगली से ये 2 तो आई, लेकिन साथ में एक फालतू चीज़ आ गई है। कहने का मतलब आपका डी सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका A2 माइनस A1 की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है A3 माइनस A2 के। दैट मीन्स दिस अप्लाइज इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP, ये आपकी AP नहीं होगी। ठीक है जी। अगला पार्ट नंबर 12 है बेटा। 12th पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है, रूट के अंदर टर्म्स आपको गिवन है। ठीक है जी, 12th पार्ट बेटा आपका रूट के अंदर गिवन है। देखो बच्चों, तो 12th पार्ट आपका क्या गिवन है बेटा, रूट के अंदर गिवन है टर्म्स √2 √8 √18, उसके बाद गिवन है √2 √8 √18 और √32। ये आपका देखा 12th पार्ट, इसको चेक करना है AP के अंदर है या नहीं। √2 √8 √18 और √32 ऐसे आपको गिवन है टर्म्स। ठीक है बेटे, चलो चेक करते हैं क्या ये AP के अंदर है या नहीं। तो पहले ना आप इनको एक बार सिंप्लीफाई कर लो। चलो आप पहले डायरेक्ट देखो, A1 क्या है, A1 आपका √2 है, A2 कितना है बेटा √8, A3 कितना है आपका √18 और A4 कितना आपका √32 है। ठीक है बच्चों, A4 कितना आपका √32, ये आपका क्या है A4 है। आपको चेक करना कि वेदर दिस थिंग इज इन AP और नॉट। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, हम इसको क्या लिखेंगे, D निकालेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग की 2 टर्म से, A2 माइनस A1 करके आप निकालेंगे। आपका A2 बेटा √8 है, तो क्या हो जाएगा √8 माइनस √2। अब मैं 8 को क्या लिखता हूँ बेटा, 8 को देखो 3 टाइम 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, √2 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो √8 को। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। तो आगे इसको 2 टाइम √2 एक बाहर आ जाएगा बेटा, आप पढ़ते थे 9th क्लास में ऐसे। ठीक है, तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा, या एक काम करो √2 को √2 इंटू 1 लिख लो। तो ऐसे मान लो √2 कॉमन ले लेते, कितना बचा 2 माइनस 1, तो कितना बचा √2 और मल्टीप्लाई में 1, तो कितना आएगा √2 आएगा। अगला D निकालते बेटा, अगला क्या A3 माइनस A2 करके निकालते हैं। अगला D A3 माइनस A2 करके निकालते हैं, वो कितना आएगा A3 माइनस A2, A3 आपका कितना √18 माइनस √8। हाँ जी, √18 को लिखना बेटा √2 की फॉर्म में, तो √18 के फैक्टर कर लो बेटा जितने कर सकते हो। क्या आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, यही है, इसे लिख सकते हैं। और √8 को क्या लिख सकते थे, अभी आपने देखा था 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस चीज़ को क्या लिखिए देखो, बाहर आ जाएगा 3 √2 हो जाएगा, और ये चीज़ एक 2 बाहर आ जाएगा तो 2 √2 हो जाएगा। तो वही √2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3 माइनस 2 कितना बचेगा बेटा √2 और मल्टीप्लाई में 1, तो क्या आएगा √2 ही आएगा। चलो 2 का गैप चेक कर लिया, अभी A4 A3 का गैप और चेक करते हैं बेटा। A4 आपका कितना गिवन है, √32 गिवन है, तो A4 माइनस A3 निकालेंगे कितना आएगा √30। तो देखो बेटा आपको क्या करना है, अभी आपको A4 माइनस A3 करके निकालना है, वो कितना आएगा आपका √32 माइनस का √18। ठीक है जी, √32 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर कर लिया करो, कितना है 5 टाइम 2 आएगा, माइनस रूट इसको 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3। भाई एक बार ये 2 बाहर आएगा, एक बार ये 2 बाहर आएगा, तो एक बार 2 एक अलग से बाहर आएगा, एक अलग से आएगा, अंदर 1 √2 रह जाएगा, इधर ये 3 बाहर आएगा बेटा, यहाँ 1 √2 रह जाएगा। ठीक है, बोले बात समझ में आई, क्लियर है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये बचेगा 4 √2 माइनस का 3 √2, कितना बचेगा जी आगे ये चीज़
ये चीज़ √2 बचेगी। चलो यहाँ तक भी सेम है। तो आपने देखा कि डी निकाल के आपने चेक किया कि देखो सर सही आ रहा है डी सभी टर्म्स के। A1 A2 की हेल्प से मैंने डी निकाला, यहाँ पे देखो A1 A2 की हेल्प से मेरा डी कितना है √2 आया, A2 A3 की हेल्प से मेरा डी √2 आया, और A4 A3 की हेल्प से मेरा डी √2 आया। तो मतलब ये AP के अंदर तो है, तो दिस इज एन AP। ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज एन AP तो है। चलो 4 टर्म बच्चों आपको गिवन थी, 4 टर्म आपको गिवन थी, आपको 5वीं टर्म निकालनी A5। कैसे निकालेंगे बच्चे, A5 की वैल्यू सर आपकी आएगी A+4D करके आएगी, A+4D करके आएगी। A कितना बेटा आपका √2 है, +4 इंटू डी कितना, डी भी आपका √2 है। बेटा मैंने ऐसे मान लो कि √2 के साथ ये मल्टीप्लाई में वो लिखा हुआ है, मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 1 + 4, तो कितना है 5 × √2 लिख सकता हूँ इस चीज़ को, 4 + 1 5 आ जाएगा। अभी रूट की फॉर्म में मुझे बताना है टर्म्स, इसी हिसाब से लिखे तो रूट की फॉर्म में, तो 5 को अंदर लेके जाता हूँ रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा 5 के अंदर 2 5 जाएंगे ना ये, तो कितना आ जाएगा √50 आ जाएगा। तो अगली टर्म कितनी आएगी बेटा ये √50, अगली टर्म आ गई √50। उसके बाद 6th नंबर वाली टर्म निकालता हूँ A6 कैसे आएगी बेटा, A+4D करके आएगी। A6 कैसे आएगी आपकी, A+4D करके आएगी। देखो बच्चे 6 टर्म जो आपकी आने वाली है बच्चे, वो आने वाली है A6 टर्म आपकी जो आएगी वो आएगी A5 में आएगी, तो A6 आएगी A+5D करके आएगी। ठीक है, तो ये कैसे आएगी बेटा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं √50 के अंदर √2 को ऐड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो देखो A+5D, A कितना है √2 + 5 और D की वैल्यू कितनी बेटा √2, फिर मैंने √2 कॉमन ले लिया, फिर वही 1 + 5, तो कितना बचा 6 × √2 आ जाएगा। फिर 6 को अंदर ले गया इसके अंदर, तो 6 × 6 करके जाएगा, एक तो अंदर था, तो ये कितना आ गया √72 आ गया। तो अगली टर्म कितनी आई √72 आई। उसके बाद मैं बताता हूँ A7 टर्म बेटा, ठीक है, वो कितनी आएगी A+6D आएगी बेटे। A कितना आपका √2 है, +6 इंटू डी कितना बेटा आपका वही √2। ठीक है, ओके, तो कितना हो जाएगा √2 कॉमन ले लिया, वही 1 + 6, तो कितना आएगा वही 7 इंटू √2 आ जाएगा। अब इस 7 को फिर रूट के अंदर ले गया बेटा, 7 × 7 × 2, तो कितना आ जाएगा 7 7 49 98। तो अगली टर्म कितनी आनी है √98। तो ये AP की अगली टर्म आ गई। ठीक बात है, तो ये आपका 10th पार्ट था, 12th पार्ट था। अब पार्ट नंबर 13 की बात करते हैं बेटे। 13 पार्ट के अंदर क्या गिवन है उसको पढ़ने की कोशिश की। 13 पार्ट को सेम इसी टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट नंबर 13। उसमें √2 की जगह सिर्फ आप देखेंगे कि √2 की जगह आपको केवल और केवल √3 गिवन है आई थिंक। ठीक है, उसमें √2 की जगह √3 गिवन है, उसमें लिखा हुआ √3 √6 √9 √12। अगला ही है √3 √3 √6 √9 √12। आपको चेक करना है क्या ये AP बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सीक्वेंस दे रखा है। पार्ट नंबर 13 है आपका बेटा। ठीक है, पार्ट नंबर 13। ओके जी, तो बेटा देखते हैं चलो इसके अंदर। तो भाई आपकी A1 तो क्या है, आपकी ये A1 हो गई, ये आपकी बेटा क्या हो गई, दिस इज़ योर A2, ये आपकी कितनी हो गई A3 हो गई, ये आपकी A4 हो गई। ठीक है बेटे, A1 A2 A3 4 हो गया है। ठीक है, तो अब बात करता हूँ अभी आपकी A1 A2 A3 4 आ गया, मुझे इसको AP चेक करना क्या इन नंबर्स का कलेक्शन AP है या नहीं है, तो मैं D निकालने की कोशिश करूँगा। तो पहले स्टार्टिंग की 2 टर्म से D निकालूंगा, A2 - A1 करके, A2 - A1 करके। A2 कितना बेटा √6 है, ये अगला कितना √3 है। अब देखो सब इससे ज़्यादा तो फैक्टर हो नहीं सकते इसके 3 के, तो आगे वाले के फैक्टर करो, उसको कहीं ना कहीं √3 की फॉर्म में लिखा जाएगा वो। तो √2 इंटू इसको 3 लिख दिया बेटा -√3। अब रूट अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन कब अलग कर सकते हैं ध्यान रखना। साथ में एक चीज़ बताता हूँ, मैं √AB को बेटा √A इंटू √B कब लिख सकता हूँ, √AB को अलग अलग रूट करके कब लिख सकता हूँ बेटा, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव। इन दोनों में से कम A और B में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, या तो A पॉजिटिव है B पॉजिटिव हो, या दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। अब इसमें एक तो कम से कम पॉजिटिव नहीं बल्कि दोनों ही पॉजिटिव, तो अलग अलग रूट लगा सकता हूँ। ठीक है ना, √3 माइनस का √3 बेटा कॉमन, इसमें क्या हो जाएगा √3 मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा √2 - 1 बचेगा इसके साथ। ठीक है, ये आपका D आया। अगला पार्ट देखता हूँ बेटे, अगला है अगला D, A3 - A2 करके निकालते हैं, तो वो कितना आ जाएगा √9 - √6। ठीक है, उसको कितना √9 कितना लिख दिया बेटा 3 लिख दिया, और या किस लिख दिया इसको, या इसको एक काम करो √9 को 3 × 3 लिख लो, इसको √2 इंटू √3 लिख लो, 3 लिख लो। तो आप क्या करो उसको फिर अलग √3 इंटू √3 लिखो, उसको इसको लिखो √2 इंटू √3, अलग अलग लगा दिया √3 मैंने बाहर ले लिया बेटा, तो कितना बचेगा √3 - √2 बचेगा। देखो इधर पेयर बचा और √2 - 1 बचा था, इधर अलग बचा, तो मतलब दोनों अलग अलग D आए, उससे अलग D आया A2 - A1, A3 - A2 अलग रूट D आया, तो मतलब ये AP नहीं होगा, तो लिख दो दिस इज नॉट एन AP। आप लिखोगे A3 - A2 की वैल्यू बराबर नहीं आई मेरी A2 - A1 के बराबर, दिस इम्प्लाइज इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP, ये AP मेरा नहीं है। क्लियर है स्टोरी बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका बेटा, अगला पार्ट दिया हुआ आपका 14th पार्ट, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये आपका 14th पार्ट है।
ठीक है बेटा, ये पार्ट के अंदर क्या रखा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, पार्ट नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 14 है कि आपको चेक करके बताना है ये नंबर है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, क्या ये नंबर्स AP के अंदर है या नहीं है। आप इसको चेक करेंगे बेटा AP के अंदर है या ये नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, A1 आपकी ये है, ये आपकी बेटा A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। ठीक है, मैं D निकालता हूँ स्टार्टिंग की दो टर्म से, A2 माइनस A1 से। क्या 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8 आया। मैं D निकालता हूँ बेटा अगली टर्म से, 5 का स्क्वायर माइनस A2 माइनस A3 से निकालता हूँ, A3 माइनस A2 से कितना आएगा बेटा वो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 9 16। खत्म कहानी जी, बराबर नहीं है दोनों, नॉट एन AP, ये भी AP नहीं है। पार्ट नंबर बात करता हूँ बेटा नेक्स्ट आपके 15th पार्ट की, ध्यान से देखो उसके अंदर क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखोगे 73। ठीक है, ये चलता जा रहा है, वो आप लिख देना AP क्यों नहीं, क्योंकि आप कहोगे A3 माइनस A2 की वैल्यू बराबर नहीं आई मेरी A2 माइनस A1 की, इसलिए नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि D अलग अलग आ गए टर्म्स के बीच में। अब आपका लास्ट पार्ट बचा बेटा, इसके अंदर देखो क्या AP के अंदर है या नहीं है, तो आप D निकालो पहले, A2 माइनस A1 करके निकालो, तो कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1, कितना बचा आपका 25 माइनस 1, कितना बचा बेटा 24 बचा। उसके बाद अगला D निकालता हूँ मैं, A3 माइनस A2, देखो ये A3 है ये A2 है, तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25, कितना बचा बेटा 24 बचा। उसके बाद आगे आपने फिर निकाला D, A4 माइनस A3 करके निकाला भाई, वो कितना बेटा आपका 73 माइनस 49, तो वही आपका 24 बचा। मतलब ये AP के अंदर है। अगली टर्म कैसी आएगी आपकी 5th टर्म और 6th टर्म, तो आप सिंपली ऐड कर दो इसके अंदर, क्या इस ये तरीके से कर सकते हैं 24 ऐड कर देंगे, तो 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 90 और 97 आ जाए आपका। उसके अंदर फिर 24 ऐड कर दो प्लस का, तो अगली टर्म आ जाएगी, कितना आएगा अगली टर्म 4 ऐड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 92 110 और 110 11 और ऐड करो कितना आ जाएगा 121। फिर 24 ऐड करोगे बेटा कितना आ जाएगा अगली टर्म आपकी, ये आ जाएगी आपकी, आप इसके अंदर 28 करोगे 131 141 और 145, तो ये टर्म आ जाएंगे आपके। ठीक है, सेम प्रोसेस से आप निकाल लेंगे। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 5.1 बेटा। आपको अगर समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो, जब भी आपकी नई वीडियो जाएगी आपको पता लग जाएगा। और रेगुलर आपकी 10th क्लास की वीडियो चैनल पर आएंगी, आपको कंप्लीट कोर्स आपको 10th क्लास का फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है NCERT का। वीडियो देखते रहें, नोटबुक कंप्लीट करें, अच्छे से समझे क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच।